हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं हम दोनों के प्यारे से बैच में, जिसका नाम है प्रयास 2.0। अब यार बताओ बच्चों कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस खत्म किया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, किस तरह से काम करेगा और उसको किस तरह से अपने को करना है। तो आ जाइए बफर सॉल्यूशन पर बात करते हैं। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बताइए बच्चों, क्या क्या कोई बच्चा बता सकता है कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी बच्चा जो इस बात को बता सके कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बताओ बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जो ये डिस्कस कर पाए कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बच्चे कहेंगे सर कमेंट की बात होती तो कर देते, ऐसे कैसे बताएं? आप बोलो तो सही, हम समझ जाएंगे। तो देखो यार, बफर सॉल्यूशन क्या होता है इस पर डिस्कशन करते हैं, है ना। देखो बेटा, ये हमारा एक कंटेनर है, ऐसे। अब इस कंटेनर में मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया इस तरह से। ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया इस तरह। अब जरा देखिएगा ये बफर है या नहीं, ये कैसे पता लगता है, जरा ध्यान दो। अब इस सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, देखिए इस सॉल्यूशन में मैंने मिलाया 1-2 ml स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक। अब इस सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, 1-2 ड्रॉप, बस सिर्फ 1-2 ड्रॉप, 1-2 ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया। 1-2 ड्रॉप का मतलब हुआ 1-2 ml, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया ऐसे। अब जरा देखो, जब किसी सॉल्यूशन में एसिड या बेस मिलाओगे तो उसका पीएच चेंज हो जाएगा। तो यदि उसका पीएच चेंज हो जाता है, इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंज, यदि दोस्त उसका पीएच चेंज हो जाता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन। बस इसको कोई नाम नहीं देते, क्यों? क्योंकि ये तो जर्नल बात है, इसको क्या नाम देना? क्योंकि ये एक जर्नल बात है कि जब किसी सॉल्यूशन में एसिड और बेस मिलाओगे तो यार उसका पीएच चेंज हो जाएगा। ये कोई अलग सी बात तो है नहीं कि हम उसका नॉमेनक्लेचर करें। कोई अलग सी बात होती तो हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, है ना। आप विराट कोहली के 3-4 नाम पढ़ते हो कि हाँ यार किंग कोहली, कहीं कोई कुछ, कहीं कोई कुछ, है ना, बेस्ट चेजर, बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब 10 तरह के नाम पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि कुछ अलग सी बात है, कुछ अलग सी बात है। तो बहुत सारे क्रिकेटर हैं मगर उनके 10 तरह के नाम नहीं आते हैं सामने। तो यदि किसी सॉल्यूशन में 1-2 ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हो और पीएच चेंज हो जाता है तो ये तो एक मतलब यूजुअल कंडीशन है, ऐसा होता रहता है। तो ऐसे सॉल्यूशन का हम कुछ नाम नहीं रखते। मगर दोस्त यदि ऐसा हो रहा हो, कैसा, जरा देखो, इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन अप्रॉक्स सेम, मगर यदि पीएच ऑफ सॉल्यूशन सेम रहे, अप्रॉक्स सेम रहे, या जो चेंज हुआ है वो निगलेस भी लो, है ना, पीएच डज नॉट अल्टर्ड, मतलब पीएच चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है, या फिर लगभग सेम है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें इस सॉल्यूशन का एक नाम देना पड़ता है।
क्योंकि एक दो ड्रॉप एसिड या बेस मिलाने से पीएच चेंज होना चाहिए था, मगर नहीं हो रहा है, तो फिर हम इसको एक नाम देते हैं कि यार ये जो सॉल्यूशन है ये कुछ स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन है, इसको हम नाम दे देते हैं बफर सॉल्यूशन। इसको क्या नाम दे देते हैं? बफर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी सॉल्यूशन में एक दो ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हो और उसका पीएच चेंज नहीं होता है, तो उस सॉल्यूशन को आप बफर सॉल्यूशन कहते हो, है ना? उस सॉल्यूशन को आप बफर सॉल्यूशन कहते हो। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक दो ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने से पीएच चेंज ना हो, तो ऐसे सॉल्यूशन का नाम बफर सॉल्यूशन रख दिया जाता है। ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। एक दो ड्रॉप या एक दो ml स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने से पीएच चेंज ना हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। और चेंज हो रहा है तो नॉर्मल सॉल्यूशन। अब दिमाग की घंटी ये बजी कि ऐसा कैसे, चेंज क्यों नहीं हो रहा है, चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? तो एक एक करके इन सारे जवाब को दिया जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार एक दो ml स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया और पीएच चेंज नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्या खास बात है ना? पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि ऐसा क्या है कि नहीं चेंज हो रहा है। और दूसरा आ रहा है कि यार ये तो एक्सपेरिमेंटल हुआ कि जब डालेंगे चेक करेंगे, थ्योरेटिकली कैसे पहचाने कि ये बफर कौन सा सॉल्यूशन बफर है ना? दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ गए, क्या कि यार पीएच चेंज क्यों नहीं हो रहा है, पहला। दूसरा, ये जो आपने डिफिनीशन बताई है एक्सपेरिमेंटल डिफिनीशन है कि सॉल्यूशन है उसमें एक दो ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड डाला और चेक किया पीएच चेंज नहीं हो रहा है तो बफर बोल दिया। थ्योरेटिकली कैसे पकड़ेंगे, है ना? हम देख के कैसे पहचानेंगे कि इस सॉल्यूशन को बफर कहा जाए? तो अब एक एक करके इन सभी क्वेश्चनों का जवाब। अब जरा देखो किस टाइप के सॉल्यूशन को बफर कहते हैं, है ना? देखो तो बफर सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि बफर सॉल्यूशन कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे जिनको आप बफर सॉल्यूशन नाम दोगे, जिनको आप बफर सॉल्यूशन नाम दोगे। तो देखो पहला कौन सा सॉल्यूशन होगा जिसको बफर सॉल्यूशन नाम दोगे? यदि बच्चों आपके पास वीक एसिड क्या मिल जाए, वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट मिल जाए तो बफर है। यदि कहीं ऐसा कंपोजिशन आ जाए, ये कंपोजिशन बफर कंपोजिशन है, यदि कहीं पर ऐसा आपको मिलता है तो इन कंपोजिशन को बफर कंपोजिशन बोलते हैं। वीक एसिड हो और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट हो, जैसे ये देखो एसिटिक एसिड, अब उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, ये देखो जैसे HCN और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट। यदि किसी सॉल्यूशन में दोनों पड़े हैं तो वो बफर सॉल्यूशन है, पहला। दूसरा, यदि कहीं पर वीक बेस हो प्लस उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, क्या, वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट। वीक बेस कौन है, NH4OH, अब उसका कॉन्जुगेट आयन कौन है, अमोनियम आयन, और उसका सॉल्ट तो ये देखो। वीक बेस कौन है, सभी ऑर्गेनिक एसिड वीक बेस है, एनिलीन, अब उसका कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट एनिलीनियम आयन, ये देखो। तो वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट आयन के सॉल्ट को भी बफर कहते हैं। ये भी बफर कंपोजिशन है, ये भी बफर कंपोजिशन है और ये भी बफर कंपोजिशन है। मतलब हुआ कि यदि इन कंपोजिशन में आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे एक दो ड्रॉप, तो
पीएच चेंज नहीं होगा। 3 कंपोजिशन, क्या? वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, वीक एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस। यदि ये कंपोजिशन कहीं दिए हैं तो वो बफर कंपोजिशन है, ये बफर कंपोजिशन है। मतलब इन 3 टाइप के कंपोजिशन में यदि 1-2 ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो पीएच चेंज नहीं होगा, तो पीएच चेंज नहीं होगा। क्लियर है? अब ऐसा क्यों होता है अभी ये बताएंगे, ये क्वेश्चन का जवाब हम देंगे। पहले ये, ठीक है, आप चाहें तो कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मैं ये पूछूं, क्या ये बफर कंपोजिशन है? बताओ। बेंजोइक एसिड पड़ा है और बेंजोइक एसिड के साथ सोडियम बेंजोएट पड़ा है, बेंजोइक एसिड पड़ा है और बेंजोइक एसिड के साथ सोडियम बेंजोएट पड़ा है। तो क्या ये बफर कंपोजिशन है मेरे दोस्त? यस है। क्यों? ये वीक एसिड है और ये इसके कॉन्जुगेट का सॉल्ट है, कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट है, तो ये बफर कंपोजिशन है, तो ये बफर कंपोजिशन है, ये बफर कंपोजिशन है। देखो, मिथाइलअमीन और इसका सॉल्ट, इसका कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट क्या होगा? ये। क्या ये बफर कंपोजिशन है? हाँ यार दोस्त, जितने भी ऑर्गेनिक अमीन होते हैं सब वीक होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं सब वीक एसिड होते हैं। अब ये देखो, इसको चेक करो। यदि एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं ये देता हूं, HCN प्लस NH4OH, वीक एसिड और वीक बेस का कंपोजिशन, वीक एसिड और वीक बेस का कंपोजिशन है, तो ये भी क्या है? बफर है। ये देखो, ये भी क्या है? बफर कंपोजिशन है। ये क्या है? वीक एसिड वीक बेस। ये क्या है? वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट और उसका कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट। बच्चों ने कहा सर ठीक है, ये तो हम समझ गए कि बफर कंपोजिशन कौन कौन है। अब देखो, अगला पॉइंट है टाइप ऑफ बफर। बफर कितने तरह का होता है? बफर सॉल्यूशन जो होता है वो कितने तरह का होता है? अब हम इस पर बात कर रहे हैं कि बफर सॉल्यूशन जो हमारा होगा वो कितने तरह का होगा। अब इस पर देखते हैं। टाइप ऑफ बफर। बफर 2 तरह के होते हैं। कौन से 2 तरह के? एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। दूसरा बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जब आप ये वाला कंपोजिशन लेते हो, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, यदि आप ये कंपोजिशन ले रहे हो तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोला जाता है, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट। और यदि आप ये वाला कंपोजिशन यूज कर रहे हो, वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, तो इसको बेसिक बफर सॉल्यूशन बोला जाता है, तो इसको बेसिक बफर सॉल्यूशन बोला जाता है। अब जल्दी से इस एग्जाम्पल को बताओ कि ये एग्जाम्पल बफर है या नहीं। फॉर्मिक एसिड और उसका सॉल्ट,
ठीक है, तब तक मैं पानी पीता हूं। हाँ भाई, बताओ क्या आंसर आएगा। तो जरा देखो, ये क्या है, वीक एसिड, और ये क्या है, उसके कांजुगेट आयन का सॉल्ट, तो क्या बोला जाएगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोला जाएगा है। इसी तरह से आप बढ़ते चले जाओ। जैसे ये देखो, जितने भी फास्फोरस के एसिड है वो सब वीक एसिड है, और ये उसका सॉल्ट है। तो ये क्या है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, वीक एसिड और उसके कांजुगेट आयन का सॉल्ट। अब देखो ये भी बफर होगा, ये भी बफर होगा, जरा गौर समझिएगा। ये देखो, वीक एसिड और उसका कांजुगेट आयन के बीच में कितने का प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। तो ये भी बफर है। ऐसा ना हो कि बार बार आप एसिड ऐसा चेक करो, ऐसा चेक करो, ये भी बफर है। देखो, इसके और इसके बीच में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, यदि एक प्रोटॉन का डिफरेंस है तो वो वीक एसिड और उसका कांजुगेट आयन का सॉल्ट। यदि ये वीक एसिड है ना, तो ये भी देखो कांजुगेट बना, तो ये भी बफर बनेगा। क्यों, इन दोनों के बीच में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। ये देखिए, तो ये जो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है ये भी बफर है, ध्यान रखिएगा, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, मगर दोनों सॉल्ट के प्रोटॉन के बीच में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, तो ये भी बफर बनेगा। ऐसा ना हो कि तुम इसको बफर ना मानो। जैसे ये देखो, और एग्जांपल एक दो देता हूं, जैसे तुम बफर पकड़ पाओ, क्योंकि एक सिंपल क्वेश्चन यही आता है कि इनमें से बफर कौन है। जैसे ये देखो, कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, ये देखो, ये भी बफर है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, ये भी बफर है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, दोनों ही बफर सॉल्यूशन है, और दोनों में एक ही प्रोटॉन का डिफरेंस है। चेक कर लीजिए, तो ये भी बफर पूछा बोला जाएगा, ये भी बफर बोला जाएगा। तो आंख बंद करके ये मत देखिएगा कि सिर्फ एसिड से शुरुआत हो सकता है दोनों सॉल्ट हो सकता है दोनों सॉल्ट हो, बस एक प्रोटॉन का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये भी एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है, दोनों में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। वो जर्नल फॉर्म है कि हाँ भाई वीक एसिड उसका कांजुगेट आयन सॉल्ट, वो जर्नल फॉर्म है, इसका मतलब नहीं कि बार बार वही ढूंढना है, वो एक जर्नल फॉर्म है, ठीक है, वो एक जर्नल फॉर्म है। अब जरा देखो एक एग्जांपल, बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड ये होता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है, ये देखो बोरिक एसिड। अब इसका सॉल्ट कर लो, तो यदि आप इसका सॉल्ट बनाओगे तो ये देखो बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड का जो कांजुगेट आयन होता है वो बहुत अलग तरह का होता है, आपको मैंने पीछे पढ़ाया है ये बात। ये देखो, ये वाटर से OH आयन लेता है, जर्नली एसिड का जो कांजुगेट आयन होता है, जर्नली क्या होता है, एसिड का जो कांजुगेट आयन होता है वो एक प्रोटॉन के डिफरेंस से आता है, मतलब प्रोटॉन रिलीज करोगे तब आता है ना। मगर यहां पर गौर समझो, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो यहां पर आप चेक करो हो क्या रहा है, ये OH आयन गेन कर रहा है अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो बोरिक एसिड और उसका कांजुगेट आयन का कंपोजिशन बहुत अलग होता है। यदि ये लिखा भी आ गया ना तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि यार ये उसका कांजुगेट आयन लिखा है। ये देखो, अब आपको लग रहा है कि ये इसका कांजुगेट आयन होगा, बोरिक एसिड और उसका कांजुगेट आयन ये। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि यदि ये आया तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जर्नली हम एसिड क्या निकालते हैं, प्रोटॉन लूज करके निकालते हैं, मगर बोरिक एसिड
इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने की वजह से, बोरिक एसिड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने की वजह से OH आयन गेन करके प्रोटॉन इशू करता है, जिसकी वजह से उसका कॉन्जुगेट ऐसा होता है। बच्चों ने कहा सर ठीक है। अब जरा देखो बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या है, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट। जैसे ये देखिए एनिलीन और उसका कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट, ये देखिए इसी तरह से देखो ये देखो इस तरह की बात आई, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट। ये देखिए वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट, इस तरह से ये क्या है। अब एक एग्जांपल और, आप इसको देख के बताओ, यदि सभी बच्चे इसको जानते हो तो, वैसे जानते होगे, ये बोला जाता है, ये देखो इसको बच्चों क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन फर्स्ट अमीनो एसिड होता है, ग्लाइसिन फर्स्ट अमीनो एसिड होता है। अब आप बताइएगा ग्लाइसिन के पास एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप हैं, ग्लाइसिन के पास चेक करो एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप हैं। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप बताओ ये किस टाइप का बफर है, ये किस टाइप का बफर है, एसिडिक बफर है या बेसिक बफर, और ये किस टाइप का बफर है। वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन, तो ये एसिडिक बफर है। और ये क्या है, एमीन और उसका कॉन्जुगेट आयन, ये बेसिक बफर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई इस तरह का हो जिसके पास दोनों तरह के फंक्शनल ग्रुप हो, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके पास दोनों तरह के फंक्शनल ग्रुप हो, तो वो एसिडिक बफर भी बना सकता है, बेसिक बफर भी बना सकता है। यहां पर एसिड का कॉन्जुगेट है इसलिए ये एसिडिक बफर है, यहां पर बेस का कॉन्जुगेट है इसलिए बेसिक बफर है। अरे भैया समझ पा रहे हो कि नहीं भाई लोगों, समझ पा रहे हो कि नहीं भाई लोगों, बात समझ पा रहे हो। देखो एसिड का कॉन्जुगेट और यहां पर बेस का कॉन्जुगेट, एसिड का कॉन्जुगेट होने की वजह से एसिडिक बफर है और बेस का कॉन्जुगेट होने की वजह से बेसिक बफर है। ये देखिए इस तरह से। अब कुछ एग्जाम्पल ले लो, बताओ भाई 2010 में ये क्वेश्चन आया है, आंसर बताइए, आंसर बताइए। इक्वस सोल्यूशन ऑफ HNO3 KOH एस्टिक एसिड sodium acetate of identical concentration are provided. The pair of solution which form a buffer on mixing. Strong acid, weak acid, ये बफर होता ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड तो होता ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट, ये बफर है। वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट, ये बफर है कि नहीं। वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट, ये बफर है। ये देखो इस तरह से। A buffer solution can be prepared from a mixture of, a buffer solution can be prepared from a mixture of,
अब जरा देखो, बफर सॉल्यूशन है, अब वो किसका मिक्सचर होगा? सोडियम एसीटेट एसिटिक एसिड इन वाटर, सही है। सोडियम एसीटेट HCl, ये स्ट्रांग हो गया, गलत। अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, सही है। अमोनिया वीक बेस और अमोनियम क्लोराइड उसका सॉल्ट। अमोनिया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो स्ट्रांग बेस है, ये क्या है? स्ट्रांग बेस। तो आंसर क्या है? दो है, ए और सी बफर है। ए बफर है और सी बफर है। ए बफर है, सी बफर है। अच्छा, बाकी तो क्वेश्चन है, तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी ने कहा सर आपने ये बातें तो बता दी, बफर क्या है? जब किसी सॉल्यूशन में एक दो ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने से पीएच चेंज ना हो तो वो बफर है, पहला। दूसरा, कौन से कंपोजिशन होंगे थ्योरेटिकली जो बफर होंगे? तो हम लोगों ने बताया वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट, वीक बेस उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस, ये भी हो गया। कुछ एग्जाम्पल भी बता दिए। एसिडिक बफर, जब एसिड और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट है तो एसिडिक बफर, जब बेस और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट है तो बेसिक बफर। अब बात आती है कि किसी भी बफर का पीएच निकालोगे कैसे? और दूसरा क्वेश्चन जो इतनी देर से लटका हुआ है, क्या? कि ये पीएच क्यों नहीं चेंज करता? ये पीएच क्यों नहीं चेंज करता? ये क्वेश्चन का आंसर अभी तक मैंने नहीं दिया है, दूंगा भी नहीं। अगले अगले 5 मिनट, अगले 5 मिनट के बाद इसका आंसर दूंगा। अब उसी पर कार्रवाई चल रही है ना? तो दूंगा यार। अब अगले 5 मिनट में वही चीज आने वाली है। तो अब देखो, अब हम लोग कह रहे हैं पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब देखो पीएच निकालते हैं। अब देखो, ये हमारा क्या है? एसिटिक एसिड, वीक एसिड, और ये उसका कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट, और ये है के ऑफ एसिटिक एसिड। ये चीज गिवन है आपको, के ऑफ एसिटिक एसिड, इतनी चीज गिवन है। अब पूछा जा रहा है इसका पीएच बताओ। तो गौर सुनिएगा, जब आप इस कंपोजिशन को पानी में डालोगे तो क्या क्या होगा? ये क्या है? वीक एसिड है। ये क्या है? ये बताओ। सॉल्ट है। और सॉल्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। और ये क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अब देखना, जब आपने सॉल्ट को पानी में डाला तो ये तो 100% आयोनाइज होगा, कुछ इस तरह से। ऐसे। और जब एसिड पानी में जाएगा तो एसिड का आयोनाइजेशन पहले से भी कम हो जाएगा। क्यों? पहले से एसीटेट आयन पड़ा है, एसीटेट आयन पहले से पड़ा है, तो कॉमन आयन की वजह से एसिड का आयोनाइजेशन जो अकेले होता होगा उससे भी कम होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम एसीटेट पड़ा है, वो 100% आयोनाइज होगा। तो एसीटेट आयन सोल्यूशन में है तो एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन और पुअर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग गया है। अच्छा ठीक है, इतनी बात हो गई। अब गौर से समझिएगा, अब आपके क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं। जरा बताना इस सोल्यूशन में अब क्या क्या है। यदि अच्छे से ध्यान दो तो अब सोल्यूशन में इतनी चीजें हैं। पानी के अंदर देखना, पानी के अंदर कितनी चीजें हैं, चेक करो। एक है एसिटिक एसिड,
जो वीक एसिड है, और एक है एसीटेट आयन जो कांजुगेट बेस है। और वीक एसिड का कांजुगेट बेस स्ट्रांग होता है ना। और क्या क्या है देख लो। अब देखना, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा, ठीक है। फेल हो गया हमारे पास सोल्यूशन में ये भाई, ये बचेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है, और ये होगा एच आयन है और सोडियम आयन भी है। अब किसी ने डाला, देखिए आपने ऐड किया, सॉरी आपने बेटा ऐड किया 1-2 ml स्ट्रॉन्ग एसिड, 1-2 ml स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। तो जब आपने HCl डाला तो सॉल्यूशन में क्या आ गए, एच आयन आ गए। तो सॉल्यूशन में एच आयन बढ़े तो पीएच चेंज होना चाहिए था, पीएच कम हो जाना चाहिए था, है ना। मगर देखना क्या हुआ, जैसे ही सॉल्यूशन में एच आयन डाला आपने तो यहां पर देखो बेस पड़ा है, ये देखो ये बेस पड़ा है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, ये वीक एसिड है और ये बेस है उसका कांजुगेट, तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो जैसे ही तुमने एसिड डाला तो जो ये हमारा कांजुगेट बेस है ये, और ये हमेशा एक्सेस में है क्योंकि जो आप मिला रहे हो वो 1-2 ड्रॉप मिला रहे हो, तो वो क्या करता है HCl के एच आयन को कंज्यूम कर लेता है। ऐसे सपोज करो 100 मॉलिक्यूल HCl के गए तो 100 एच आयन बढ़े, और 100 एच आयन बढ़ेंगे तो पीएच कम हो जाना चाहिए था, है ना, मतलब चेंज हो जाना चाहिए था। तो जैसे ही 100 एच आयन गए वो एसीटेट आयन से कंबाइंड हो जाते हैं, और एसीटेट आयन करोड़ों में है, ये 1-2 ml डाल लो और ये एक्सेस में पड़े हुए हैं पहले से ही, तो ये क्या करते हैं ये बना देते हैं। और ये क्या है, फीबली आयोनाइज्ड है, आयोनाइज्ड मतलब बहुत कम आयोनाइज, वेरी वेरी पुअर आयोनाइज। और ऐसा क्यों है, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगा हुआ है, पहले से ही वो वीक एसिड है, ऊपर से कॉमन आयन भी लगा है, तो एच आयन बढ़े ही कहाँ, पीएच तो तभी चेंज होगा ना जब एच आयन बढ़ेंगे, बढ़ा ही कहाँ बताओ। आपने 100 डाले, 100 के 100 तो खत्म हो गए, सोल्यूशन में एच आयन बढ़े ही नहीं, और जब बढ़े नहीं तो पीएच क्यों आए भाई, जब बढ़ा ही नहीं तो पीएच कैसे चेंज हो, है कि नहीं। अच्छा किसी ने 1-2 ml स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया, अब देखना क्या होता है। यदि 1-2 ml स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हो तो जैसे NaOH है, आपने जैसे ही ऐड किया तो OH आयन बढ़ गए, आपने क्या किया जैसे ही ऐड किया तो OH आयन बढ़ गए, है कि नहीं देखो। मगर जो ये मिक्सचर है उसमें पहले से ही एसिड पड़ा हुआ है, चेक करो। तो ये एस्टिक एसिड क्या करता है, ये एसिड है ऊपर से एक्सेस में है, और ये 1-2 ml है इसलिए लिमिटिंग है, तो ये क्या करता है एसिड बेस रिएक्शन करके ये बना देता है। और ये क्या है, ये भी फीबली आयोनाइज्ड है, बहुत पुअर इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर भी क्या होता है, बहुत पुअर इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो यार OH आयन तुमने 10 डाले या 100 डाले, वो सब के सब तो कंज्यूम हो गए, OH आयन भी सोल्यूशन में नहीं बढ़े, तो ना तो सोल्यूशन में H आयन बढ़ा रहा है ना OH आयन बढ़ा रहा है, तो पीएच कैसे चेंज होगा, पीएच कैसे चेंज होगा। तो ऐसा थोड़ी होता है कि बफर सोल्यूशन का मतलब है तुम कुछ भी डाल दोगे तो पीएच चेंज नहीं होगा, बस सिर्फ 1-2 ml एसिड और बेस। यदि एसिड और बेस ज्यादा डाल दोगे ना तो चेंज हो जाएगा, एसिड और बेस ज्यादा डाल दोगे तो चेंज हो जाएगा, इसीलिए डिफिनीशन में 1-2 ml बोला गया है।
इसीलिए डिफिनीशन में 1-2 ml बोला गया है। तो ऐसा होता क्यों है? उसका रीजन है कि सॉल्यूशन में वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस दोनों पड़े होते हैं, और वो दोनों आपस में क्यों रिएक्शन नहीं करते? भाई एसिड और बेस है तो रिएक्शन करनी चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहते हैं। उसी का कॉन्जुगेट है, उसी का कॉन्जुगेट है। जो सॉल्यूशन है उसमें एसिड भी पड़ा है, बेस भी पड़ा है, और वो उसी का कॉन्जुगेट है, इसलिए आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। नहीं तो एसिड और बेस एक साथ सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो तुरंत रिएक्शन करते हैं। एसिड और बेस एक साथ सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करते, तुरंत रिएक्शन करते हैं। मगर दोस्त ये कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट के बीच में इक्विलिब्रियम होती है, इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यार सॉल्यूशन में वीक एसिड भी है और बेस भी पड़ा हुआ है, तो जब तुम एसिड डालते हो तो बेस रिएक्शन करके एच आयन को कम कर देता है, जितने बढ़े उनको खत्म कर देता है, और बेस डालते हो तो एसिड रिएक्शन करके उनको खत्म कर देता है। तुमने एसिड डाला तो ये रिएक्शन करके एच आयन को कंज्यूम कर लेता है, बेस डाला तो ये कर लेता है, तो एच आयन और ओ एच आयन बढ़ते ही नहीं है, तो पीएच चेंज नहीं होता है। इसी वजह से इस कंपोजिशन को बफर कहते हैं, इसी वजह से इस कंपोजिशन को बफर कहते हैं। तो अब लोगों ने कहा कि इसका पीएच निकालोगे कैसे? ये बात तो समझ में आ गई, आपके क्वेश्चन का जवाब हो गया जो 15-20 मिनट से मैंने होल्ड कर रखा था, नहीं बताया था कि व्हाई दिस कंपोजिशन इज कॉल्ड बफर एंड पीएच डज नॉट अल्टर, कि पीएच क्यों नहीं चेंज हो रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है समझ गए। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पीएच निकालते हैं। तो देखो यार इक्विलिब्रियम क्या बनी है, ये इक्विलिब्रियम ये है, तो हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख सकते हैं। ये तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है, ये तो 100% डिसोसिएशन है। तो इस इक्विलिब्रियम का मैंने डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा। देखो ये एसीटेट आयन है और ये एच आयन है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आ गया। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहते हैं? ए ऐसे। ऐसे। अब मैंने इस चीज को ऐसे लिख लिया। ऐसे। अब देखो बच्चों, ये बात हो गई। अब ये क्या है? एस्टिक एसिड का आयोनाइजेशन बिल्कुल कम होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। तो ये तो हो गया कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब ये देखो जरा, ये है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो बच्चों ने कहा ये कैसे? मैंने कहा यार जितने भी एसीटेट आयन हैं वो सब के सब इसी के होंगे। क्यों? एस्टिक एसिड से जो एसीटेट आयन आ रहे हैं वो बहुत बहुत कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि पहली बात एस्टिक एसिड वीक एसिड है, पहली बात उसका पानी में आयोनाइजेशन 5% के आसपास होता है जब वो अकेले रहता है, 100 में से 5 ब्रेक होंगे। ऊपर से कॉमन आयन लग गया तो और कम हो गया होगा, तो 1-2 ब्रेक होंगे। तो एस्टिक एसिड अरे मां, हाँ क्या बता रहा था? ओके, तो जो एसीटेट आयन है जनरली वो सारे के सारे एसीटेट आयन जो आए होंगे वो बेटा सॉल्ट के आए होंगे। जनरली वो सारे के सारे एसीटेट आयन सॉल्ट के होंगे। एस्टिक एसिड के थ्रू जो एसीटेट आयन आए होंगे वो ना के बराबर होंगे, और इक्विलिब्रियम में टोटल कंसंट्रेशन लिखा जाता है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पर जो एसीटेट आयन लिखे जाएंगे वो एस्टिक एसिड से आए हुए एसीटेट आयन प्लस सोडियम एसीटेट से आए हुए एसीटेट आयन, और मेन नंबर में वही होंगे।
इस वजह से यहां पर मैंने लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि जो एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन होगा वही सॉल्ट का होगा, 1:1 का डिकम्पोजिशन है। अब क्या करो, पीएच निकालना है, एच आयन कंसंट्रेशन को फार्मूले में डाल दो जाके। भाई एच आयन कंसंट्रेशन आ गया, इसको फार्मूले में डाल दिया। इसको लिख दिया pKa, इसको लिख दिया सॉल्ट अपॉन एसिड। प्लस को माइनस करने के लिए चीजें पलट दी हैं, चेक कर लेना बच्चों, चीजें पलट दी हैं। ये माइनस ऊपर ले गए तो पूरे की पावर -1 आएगा, वो पलट गया। ये देखो, पहले एसिड अपॉन सॉल्ट था, अब सॉल्ट अपॉन एसिड हो गया, इसी वजह से यहां पे प्लस आया है। तो ये देखो बच्चों, पीएच का फार्मूला आ गया, इसको कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। तो अब हम पीएच का डायरेक्ट ये फार्मूला यूज किया करेंगे, पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन के पीएच का फार्मूला है पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। एसिडिक बफर के पीएच का फार्मूला है पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब इसी तरह से आप बेसिक बफर का भी निकाल सकते हो, बेसिक बफर। अब इसका पीओएच निकालोगे, क्योंकि बफर कैसा है, बेसिक, तो आप कहोगे पीओएच ऑफ, है ना, बेसिक बफर सॉल्यूशन। पीओएच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन का पीओएच की बात करते हैं कि बेसिक बफर सॉल्यूशन का पीओएच कितना होगा। तो इसी तरह से कर लो यार। देखो, अब आपने डाला बेस, जैसे NH4OH, और साथ में डाला उसका साल्ट NH4Cl। तो ये क्या है, वीक बेस है। ये क्या है, उसका सॉल्ट है। अब इसका जब निकालोगे तो डिट्टो उसी तरह से आएगा। आप कहो तो डायरेक्ट फार्मूला लिख दे, और आप कहो तो इसको प्रूफ कर दें। 2 मिनट लगने, कर देता हूं। देखो, ये सॉल्ट है तो ये 100% आयोनाइज होगा। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट है, तो ये 100% आयोनाइज। अब ये क्या है, वीक बेस। अब वीक बेस है, ऊपर से कॉमन आयन पहले से ही पड़ा है, दोनों एक ही सोल्यूशन में है, तो इसका आयोनाइजेशन और पुअर हो जाएगा, इसका आयोनाइजेशन और पुअर हो जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जितना भी आयोनाइज होता होगा उससे और कम आयोनाइज होगा, क्योंकि पहले से ही अमोनियम आयन पड़े हैं सॉल्ट के, तो कॉमन आयन इफेक्ट लग गया। अब इसका Kb लिखो, तो Kb इक्वल टू क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो OHN इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया। अब OHN की वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या है, बिल्कुल उसी तरह से है। इसको क्या लिख दोगे, कंसंट्रेशन ऑफ बेस। इसको क्या लिख दोगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। क्यों?
क्योंकि फीबली आयोनाइज्ड है। कौन? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। रीजन क्या है? पहले से ही वीक था तो वैसे ही कॉमन आयोनाइज हुआ होगा, ऊपर से कॉमन आयन आ गया तो और कम आयनाइज हुआ है। तो जितना भी अमोनियम आयन है जनरली सॉल्ट का होगा, और जो कंसंट्रेशन सॉल्ट का होगा वही कंसंट्रेशन अमोनियम आयन का होगा। क्यों? रिएक्शन 1:1 की है मेरे दोस्त। अब क्या करो, पीओएच का फार्मूला लगा दो। चलो अगले पेज पे चलते हैं। Kb concentration of base upon concentration of salt। ये देखो, तो यदि कोई बेसिक सोल्यूशन है तो मेरे दोस्त उसका पीओएच ऐसे निकलेगा, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। एसिडिक सोल्यूशन है मतलब एसिडिक बफर है, तो पीएच प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन पीएच प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, इस तरह से निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिए। अभी तक थ्योरी चल रही थी, अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलो अब देखें जितना पढ़ाया है उससे जेई में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और फिर हम लोग वो भी करेंगे जो और केस है। ओफो सॉरी बच्चों। क्वेश्चन करिए आप लोग इसको। आप लोग क्वेश्चन करें, आंसर बताएं। ओ माय गॉड, ओ माय, बस बच्चों देखो यार,
बस बच्चों 2 मिनट की बात है, अभी सेट हो जाए। माइक ऑन कर ले। तो चलो दोस्त करते हैं, है ना। एक्चुअल में हल्का सा कोल्ड हुआ है, अब हल्का या भारी को, जिसकी वजह से क्या है ना, थोड़ी सी दिक्कत है, मगर चीजें ना आपको रोक पाएंगी और ना हमको। आओ करते हैं। देखो वो कह रहा है इक्वल कंसंट्रेशन है, किसका किसका, ये कॉन्जुगेट आयन है मतलब सॉल्ट, और ये बेटा वीक एसिड है, इनके कंसंट्रेशन आपस में बराबर है, तो पीएच क्या आएगा, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, इनकी वैल्यू कट गई, तो पीएच इक्वल टू पीके ए आ गया। अब बस पीके ए की वैल्यू मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। अब पीके ए निकालो, और उसने क्या किया, हमको परेशान करने के लिए के भी दिया है, चेक करो, के बी ऑफ कॉन्जुगेट आयन। अब यदि याददाश्त तेज हो तो पहली लेक्चर में ये बात बताई है कि किसी एसिड का के ए, ध्यान है ना सबको ये बात, ये क्या, किसी एसिड का के ए और उसके कॉन्जुगेट आयन का के बी का मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 के 10⁻⁻14 के बराबर होता है। तो यार यहां फार्मूले में रखना है के एच, मतलब सॉरी के ए, तो ये देखो आ गया आंसर इसका, तो ये वैल्यू कितनी आई, 4 आई। अब इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दो, माइनस लॉग 10⁻⁻4, तो पीएच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप चेक करो पीएच इक्वल टू 4 कहां दिया है, ये दिया है, तो ये हमारा आंसर आ गया, पीएच निकल आया, पीएच निकल आया। अच्छा और देखिए, अब आप लोगों को कुछ कंडीशन बताते हैं फिर क्वेश्चन कराते हैं, है ना, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है उनके लिए कुछ बातें आपको आनी और जरूरी हैं, कुछ बातें और आनी चाहिए। अब कौन सी बातें हैं तो गौर समझिए, सीएसडी, बच्चे सोच रहे होंगे कि इतनी देर हो गई और सर ने सीएसडी नहीं दिया, तो इतनी देर हो गई थी, सीएसडी इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि सीएसडी अब आएगा। हाँ, अभी आप जो सबसे बड़ा दोनों के पास क्वेश्चन है वो ये है कि सीएसडी नंबर कौन सा है, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से नंबर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। सीएसडी नंबर हम डाल देते हैं, जहां तक मुझे याद है 18 के आसपास होगा। अब एक एक करके बातों को समझिएगा, एक एक करके बातों को समझिएगा, ठीक है दोस्त। पहला देखो, कौन कौन से कंपोजिशन बफर के होते हैं ये समझना बहुत 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 जरूरी है, कौन कौन से कंपोजिशन बफर के होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत तुरंत हो जाएगा आपका। तो एक एक करके समझते जाइए। पहली बात, यदि हमारे पास एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, तो उसके पीएच का फार्मूला ये है, पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन एसिड कंसंट्रेशन। दूसरी बात, यदि बेसिक बफर सॉल्यूशन है, बेसिक बफर सॉल्यूशन है, तो उसके पीओएच का फार्मूला ये है, ऐसे। यदि बेसिक बफर सॉल्यूशन है तो उसके पीओएच का फार्मूला ये है,
तीसरी बात, पीएच या पीओएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। यदि डाइल्यूशन करोगे तो बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होगा। क्यों? वैसे तो डाइल्यूशन करने पर पीएच चेंज होता है, हम लोगों ने निकाला था कि यदि 1000 टाइम डाइल्यूट कर दे तो पीएच क्या आएगा, मगर यहां चेंज नहीं होगा। क्यों? डाइल्यूशन करने से बढ़ता क्या है? वॉल्यूम। डाइल्यूशन करने से क्या बढ़ता है? वॉल्यूम। अब यहां पर भी क्या है? 1/v 1/v, तो वी कट ही रहा है भाई। ये कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है तो क्या लिखोगे? मोल ऑफ साल्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या लिखोगे? मोल ऑफ बेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कट जाएंगे तो वॉल्यूम का तो टर्म ही नहीं है। तो यदि तुम डाइल्यूशन करोगे भी तो पीएच या पीओएच पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का टर्म नहीं है। क्योंकि वॉल्यूम का टर्म नहीं है तो ध्यान रखना, यदि बफर सॉल्यूशन है और आप उसका डाइल्यूशन कर रहे हो तो उसके पीएच और पीओएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके पीएच और पीओएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यदि क्या है? बफर सॉल्यूशन है। तो यदि बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। बच्चों ने कहा सर ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर का पॉइंट, इसको गौर से देखो। यदि आपने एसिड बेस मिक्सचर लिया तो देखो उसमें कितने केस बन सकते हैं। अभी क्या कर रहे हो? अब डायरेक्ट एसिड और उसका सॉल्ट डाल रहे हो। डायरेक्ट एसिड और उसका सॉल्ट डालने से भी बफर है, मगर कभी कभी वो क्वेश्चन को इस तरह से घुमाते हैं। गौर सुनिएगा, सारी बातें मैं एक एक करके बता रहा हूं, सुनते जाइएगा, ठीक है। यदि कहीं पर ऐसा कंपोजिशन हो, वीक एसिड एक्सेस में है, एक्सेस, और स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग में है, लिमिट में है, मतलब वो लिमिटिंग रेजेंट है, तो ये कंपोजिशन भी बफर है। तो बच्चों ये कंपोजिशन भी क्या है? बफर है, एसिडिक बफर है। तो बच्चों ने कहा सर ये कैसे है? यदि वीक एसिड किसमें है? एक्सेस में है, और स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रेजेंट है, तब भी ये बफर है। मैंने कहा यस। तो लोगों ने कहा कैसे? मैंने कहा देखो अब आपको बताता हूं, ठीक है, देखते जाइए। आपको मैं लिख के यहां दिखाता हूं। देखो बच्चों, सॉरी, आपको मस्त बताता हूं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को करना कैसे है ना। कितने केस पॉसिबल है? सारे केस करा दे रहा हूं, ठीक है। जितने भी केस पॉसिबल है सारे केस करा दे रहा हूं। अब आप देखते जाइएगा और बताते जाइएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है ना। चलो इसको पहले रफ कर देता हूँ, जगह बना लेते हैं, है ना दोस्त। अब आप देखो, पकड़ना, हमने क्या लिया? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया। जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सेम नंबर में है तो क्या होता है, और डिफरेंट नंबर में है तो क्या होता है? यदि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कंसंट्रेशन सेम है तो ये बनता है सॉल्ट, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फार्मूला लगेगा, पीएच इक्वल टू वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। ये सुनते जाइएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम अमाउंट में है, और जब दोनों के कंसंट्रेशन सेम होंगे तो कुछ ऐसा होगा। देखो, एस्टिक एसिड NaOH आपने डाला, ये क्या है? वीक एसिड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। बनेगा क्या? सोडियम एसीटेट और वाटर। अब आपने इसके भी एक एक
मोल लिए, इसका भी 1 लिया, 0 0, आफ्टर रिएक्शन 0 0, और ये 1 1। अब बताओ आपके पास क्या बचा, आपके पास सॉल्यूशन में क्या बचा आफ्टर रिएक्शन? ओनली सॉल्ट। ये देखो ओनली सॉल्ट। तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हो गया। यदि एसिड और बेस इक्वल में है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल में है, तो वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हुआ। ये देखो जो मैंने ये बताया नंबर 1, और ये इसके नंबर 1 का। अब मान लो ऐसा ना हो, अब केस अगला, ये देखो, अब यदि आपने वीक एसिड ज्यादा ले लिया तो क्या होगा? एक्सेस में ले लिया। इसके आपने क्या लिए? 3 मोल, इसके क्या लिए? 1 मोल। अब आफ्टर रिएक्शन 1:1 की रिएक्शन है, तो 3 - 1 1 - 1 0 0। अभी टी चलो अच्छा एट इक्विलिब्रियम लिख देते हैं। तो अब क्या आएगा? 2 मोल 0 मोल, और इसके 1 मोल, इसके 1 मोल एट इक्विलिब्रियम। अब मुझे बताओ सॉल्यूशन में क्या बच रहा है? वीक एसिड बच रहा है, और क्या है? उसका सॉल्ट। तो अब सॉल्यूशन में क्या आया? वीक एसिड और उसका सॉल्ट। तो दोस्त ये क्या हुआ? चेक करो सॉल्यूशन में क्या क्या है? वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है। तो ये क्या हुआ? बफर हो गया। चेक करो, जबकि आपने मिलाया क्या है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया है। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पर बफर भी है। यदि दोनों के कंसंट्रेशन सेम है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। यदि दोनों के कंसंट्रेशन सेम है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, और यदि एसिड एक्सेस में है तो बफर है। ये देखो एसिड एक्सेस में है तो बफर है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन के बाद बचता क्या है? सॉल्ट और वीक एसिड, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट। यही चीज मैंने यहां पर आपको बताई है कि यदि केस नंबर 2 वीक एसिड हमारा एक्सेस में है और स्ट्रॉन्ग बेस लिमिट में है, तो हमारा बनेगा एसिडिक बफर, और हम उसका पीएच निकालेंगे इससे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। और एसिड का कौन सा कंसंट्रेशन होगा? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आफ्टर रिएक्शन। इसको थोड़ा लिख देता हूं क्योंकि बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, इनिशियल डाल देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन के बाद जो एसिड बचेगा वो डालोगे, क्योंकि रिएक्शन के बाद बफर बनना है। ये देखो, सॉरी, ये वाला कंसंट्रेशन डालोगे, ये वाला नहीं डालोगे, शुरुआत वाला ये डालोगे। तो बात समझ पाए? एक और बफर कब बनता है? अब जरा देखो कंडीशन नंबर 5। इसी तरह से आप बेस के लिए कर लो। यदि वीक बेस एक्सेस में है और स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिट में है, लिमिटिंग रेजेंट है, तो भी बच्चों बफर बनेगा, बस वो बेसिक बफर बनेगा। तो क्या फॉर्म होगा? बेसिक बफर। ये देखो तब बेसिक बफर फॉर्म होगा। 1 मिनट, फार्मूला भी लिख देता हूं यहीं पे, है ना? तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, अब इसको ऊपर कर देता हूं। इसका फार्मूला क्या आएगा? pH इक्वल टू pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्म
सॉल्ट, जो सॉल्ट फॉर्म होगा उसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड होगा वही यहां पर होगा। यहां पे क्या आएगा, POH, वो क्या होगा, PKB प्लस कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्म सॉल्ट, जो सॉल्ट फॉर्म होगा उसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस आफ्टर रिएक्शन। ये देखो फार्मूला ये होगा और इसका ये हो। तो ये भी कंडीशन क्या है, बफर की है, जबकि मिला क्या रहे हो, एसिड और बेस, जबकि आप मिला क्या रहे हो, एसिड और बेस। तो बच्चों ने कहा सर कोई क्वेश्चन नहीं कराओगे, मैंने कहा दोस्त बिल्कुल क्वेश्चन कराएंगे। जैसे ये लिखा है कहो तो इसी में लिख दे, इसमें भी 2 केस बनेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, बेस वाला भी करा देता हूं साथ में। ये देखो है ना, कॉपी कर लेता हूं। देखो आपको लिख देता हूं। अब आपने क्या यूज किया, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। यदि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के कंसंट्रेशन आपस में बराबर है तो क्या होगा, तो बच्चों वो सॉल्ट बनेगा। और कैसा सॉल्ट बनेगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट। तो पीएच का फार्मूला ये आएगा यदि कंसंट्रेशन बराबर है, और सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। मगर यदि वीक बेस एक्सेस में है और स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिट में है तो बेसिक बफर बनेगा, और उसके पीएच का फार्मूला ये आएगा POH का, POH इक्वल टू PKB, ऐसे। क्यों, क्योंकि आफ्टर रिएक्शन वीक बेस और उसका सॉल्ट बचेगा। तो बच्चों ने कहा सर इस तरह का क्वेश्चन तो कराइए, तो मैंने कहा जरा इस तरह का क्वेश्चन करते हैं जैसे हम लोगों को थोड़ा सा सही फील हो। तो जरा आप इस क्वेश्चन को करें। अब जरा देखो, हम लोगों को देखना है क्या ये बफर बनेगा या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। 2 केस होंगे ना, जब एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे उसमें से कोई एक वीक है, जब एसिड और बेस रिएक्शन और उनमें से कोई एक वीक है, तो 2 केस पॉसिबल है, या तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या बफर। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कब होगा, जब कंसंट्रेशन सेम हो, और बफर कब होगा, जब वीक बेस या वीक एसिड एक्सेस हो। तो देखो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि H2SO4 को NH4OH के साथ मिक्स किया गया है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है वो अमोनियम सल्फेट है और वाटर है। अब रिएक्शन बैलेंस करो, तो यदि हम रिएक्शन बैलेंस करें तो ये है। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है, क्लियर है। अब बैलेंस रिएक्शन है तो आप चेक करो इसके मोल कितने हैं, M×V करने से मोल आते हैं, ध्यान है, लीटर कर लो तो ये कितना हुआ, 2 × 10⁻⁻3। अब इसको करो, M×V करने से लीटर, M×V करने से मोल आते हैं, V किस में होना चाहिए, लीटर में। तो ये कितने हुए, ये देखो 0 0। क्या दोनों के मोल, देखो यहां चेक करो, 1:2 में रिएक्शन है, बराबर है, नहीं। यदि इसके 2 लिखे हैं तो इसके 4 लिखे होने चाहिए, इसके 6 लिखे हैं, तो इसका मतलब ये LR है और ये एक्सेस है। चेक कर लो, और हम देख भी लेते हैं, ये पूरा का पूरा खर्च हो गया, ये देखो। तो ये कितना खर्च होगा, इसका डबल, 1:2 की रिएक्शन है, जितना H2SO4 लोगे उससे डबल
अमोनियम हाइड्रोक्साइड लगेगा। और ये कितना फॉर्म होगा, जितना H2SO4 लोगे उतना फॉर्म होगा। ये कितना फॉर्म होगा, उससे डबल फॉर्म होगा। ऐसा क्लियर है कि नहीं, चेक करिए। तो बच्चों ने कहा सर क्लियर है। अब इसको चेक करो, ये कितना हुआ 0, ये कितना हुआ 2 इंटू 10 की पावर -3, ये कितना हुआ 2 इंटू 10 की पावर -3, ये हुआ 4 इंटू 10 की पावर -3। आफ्टर रिएक्शन क्या बचा है, चेक करो। आफ्टर रिएक्शन क्या बचा है, वीक बेस बचा है और उसका सॉल्ट बचा है। आफ्टर रिएक्शन क्या बचा है, वीक बेस और उसका सॉल्ट। इसका मतलब ये बफर है, वीक बेस और उसका सॉल्ट है। चेक कर लो, एसिड तो लिमिट में था, तो ये बफर है, तो बफर का फार्मूला लगा दिया। बफर कैसा होगा, बेसिक। क्यों, वीक बेस और उसका सॉल्ट है, तो pH इक्वल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट। अब सॉल्ट का क्या आएगा, अपॉन बेस। pKb की वैल्यू दी है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन। अब आप चाहो तो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करो और चाहो तो टोटल वॉल्यूम से ना डिवाइड करो। क्यों, क्योंकि दोनों में टोटल वॉल्यूम से डिवाइड सेम होगा, तो यार वो तो कट ही जाएगा ना। दोनों में टोटल वॉल्यूम से डिवाइड सेम होगा तो वो तो कट ही जाएगा। तो चाहो तो वॉल्यूम से डिवाइड करो, क्योंकि ये मोल लिखे हैं और जबकि यहां कंसंट्रेशन लिखा जाता है। ये देखो, तो POH इक्वल टू आ गया ये। अब देखो POH पूछ रहा था कि pH पूछ रहा था, द pH ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर। तो pH इक्वल टू 14 माइनस POH, 14 माइनस ये, तो ये आ गया 9.3। ये देखो 9.3, ऐसे इस तरह से आ गया, है कि नहीं। ये देखो, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे ये देखो, अब इसको भी करो। अब आपको देखना है कि ये क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है या बफर है। क्यों, क्योंकि आप अच्छे से चेक करो तो वीक एसिड या वीक बेस के साथ आपको क्या है, वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स किया गया है। चेक करिए, ऑर्गेनिक अमीन है तो क्या है, वीक बेस है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है, बफर भी हो सकता है। अब हमें चेक करना पड़ेगा मोल बराबर है या नहीं। तो रिएक्शन लिखो, HCl होगा क्या, ये हमारा सॉल्ट बना। अब आप ले लो, इसके कितने मोल हैं 0.1, इसके कितने हैं 0.080। रिएक्शन करो, आपको साफ दिख रहा है 1:1 की रिएक्शन है और ये कम है, इसका मतलब ये लिमिटिंग है। ये देखो, ये LR है और ये एक्सेस है। तो ये बफर का केस है, साफ साफ पता चल रहा है। अब इसको बस कर दो, तो यार 0.1 से 0.08 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ऐसे ही तो करोगे बच्चों। तो ये 10 हुआ, 10 से 2, यहाँ 0 है 0, तो ये ऐसे आया, ये 0 आया। तो अब बताओ आफ्टर रिएक्शन आपके पास क्या क्या है। आफ्टर रिएक्शन आपके पास है वीक बेस और उसका सॉल्ट। आफ्टर रिएक्शन आपके पास क्या क्या है, वीक बेस और उसका सॉल्ट। तो आपने क्या किया, POH निकाला। क्यों, वीक बेस और उसका सॉल्ट है तो ये बेसिक बफर है, और बेसिक बफर है तो भाई मेरे
POH निकलेगा। PK भी दिया है, ये दिया है, तो आपने रख दिया। सॉल्ट का कंसंट्रेशन ये दिया है, एसिड का कंसंट्रेशन ये दिया है, तो ये क्या आ गया? ये देखो, अब यार सॉल्व कर लेना। log 5 की वैल्यू अप्रॉक्स 0.7 और log 2 की वैल्यू अप्रॉक्स 0.3। एक बार देख लेना, कहीं मैंने प्लस माइनस का तो लोचा नहीं किया है, एक बार चेक कर लो, है ना। तो 4 माइनस log 5 ये ठीक है, ये भी ठीक है, आई थिंक ठीक ही है। तो ये आ गया 3.9। तो ये POH आया। तो pH क्या आया यार? ये pH तो पूछ ही नहीं रहा है, पूछ क्या रहा है? एंड द सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। आपको पता है डाइल्यूट करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। द रिजल्टेंट HN कंसंट्रेशन, HN पूछ रहा है, तो भाई pH निकाल लो और फिर HN अपने आप आ जाएगा। तो POH हमारा आ गया 3.9, तो pH आ गया 14 माइनस 3.9 मतलब 10.1 अप्रॉक्स। अब इससे HN कंसंट्रेशन बनाओ, ये आया ऐसे। अब यार इसको कैसे लिखोगे ये देख लो, है ना। तो ये किसके आसपास आ जाएगा? 10 की, या तो ये आएगा या ये आएगा, या तो ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। ये सब तो गलत है। क्यों? क्योंकि ये आया है 10.1, तो पावर या तो 10 होगी या 11 होगी, है ना। और आप चाहें तो इस तरह भी लगा सकते हो, एंटी लॉग लेके। ये देखो, है कि नहीं, इस तरह भी। तो इन दोनों में कोई एक आएगा, मुझे लग रहा है ये आएगा, आप देख लीजिएगा, है ना। दोनों में से कौन आएगा एंटी लॉग लेके। तो देखो, ये बफर दिखते नहीं है मगर हैं, दिखते नहीं है क्योंकि रिएक्शन के बाद बफर बनना है। तो जरा ध्यान रखना, जो डायरेक्ट दिख रहे हैं वो तो तुम पकड़ लोगे बहुत जल्दी, जो डायरेक्ट दिख रहे हैं वो तो दोस्त तुम 2 मिनट में पकड़ लोगे, मगर जो डायरेक्ट नहीं दिख रहे हैं उनको पकड़ना होगा, ध्यान रखिएगा। जो डायरेक्ट दिख रहे हैं वो तो आप तुरंत पकड़ लोगे, मगर जो डायरेक्ट नहीं दिख रहे हैं उनको पकड़ना होगा। और उनकी मैंने कंडीशन और सिचुएशन लिख दी है, आप अच्छे से करिएगा, हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैं होमवर्क नहीं, ये मैं करा देता हूँ, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये तो मैं ही कराऊंगा मतलब हम दोनों लोग करेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, होमवर्क में नहीं दूंगा। देखो जरा, 0.1 एस्टिक एसिड solution is titrated against 0.1 molar NaOH. What would be the difference in pH between 1/4 and 3/4 state of neutralization of acid? जब एसिड का न्यूट्रलाइजेशन 1/4 पार्ट हो और जब एसिड का न्यूट्रलाइजेशन 3/4 पार्ट हो, उनके पीएच का डिफरेंस पूछ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्रिएट किया है जैसे बच्चों को थोड़ा सा टफ लगे। तो गौर से देखिए, वो क्या रहा है, एस्टिक एसिड है, NaOH है, ध्यान दीजिएगा, डरिएगा नहीं। सोडियम एसीटेट बनाया, है ना, और वाटर बनाया। अब इसकी वैल्यू जो मन है मान लो, मैंने 1 मान ली, इसकी वैल्यू से अपने को लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, जरा समझिए। T = 0। कंडीशन नंबर 1, जब 1/4 पार्ट एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है, एक बार 1/4 पार्ट हो रहा है, एक बार 3/4 पार्ट हो रहा है। अब बताइएगा, 1/4 पार्ट न्यूट्रलाइज हो गया तो बचा कितना, 3/4 पार्ट। तो ये तो 3/4 पार्ट बचा। अब जितना ये रिएक्ट करेगा उतना ही ये फॉर्म होगा। तो यदि ये 1/4 पार्ट न्यूट्रलाइज हो गया तो ये 1/4 पार्ट बना,
हमें उतना ही बेस लिमिटिंग में है ना, बेस लिमिट में है भाई। 1/4 पार्ट न्यूट्रलाइज कर रहे हो, इसका मतलब एसिड बचा हुआ है 3/4 पार्ट, तो इसका मतलब बेस लिमिट में डाल रहे हो। नहीं तो तुम्हारे कहने से थोड़ी रुकेगा कि तुम ऐसा कहोगे ओए बेस रुक जाओ, अभी सिर्फ 1/4 पार्ट न्यूट्रलाइज करो। यदि तुमने डाल रखा है वो तो पूरा खेल कर देगा। इसका मतलब आपने उतना ही डाला है जिससे 1/4 पार्ट न्यूट्रलाइज हो, तो ये तो 0 हो रहा है। तो अब बताओ सोल्यूशन में क्या बच रहा है, वीक एसिड उसका सॉल्ट, तो इसका पीएच कितना आया, pH 1, pKa प्लस लॉग सॉल्ट 1/4, एक मिनट, एसिड 3/4, ठीक है। फिर वो कह रहा है 3/4 पार्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। अब ये यदि 3/4 पार्ट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज हो गया तो बचा कितना, 3/4 पार्ट न्यूट्रलाइज हो गया तो बचा कितना 1/4, और जितना न्यूट्रलाइज होगा उतना ही ये आएगा। ये देखो यदि 3/4 पार्ट न्यूट्रलाइज हो गया तो बचा कितना, ये ऐसे। तो अब पी के कितना आया, तो सॉल्ट अपॉन एसिड। अब क्या है, सॉल्ट इतना है एसिड इतना है, बात समझ पाए। मैंने इसकी 1 वैल्यू मान ली, अब चाहे जो वैल्यू मान लो आपकी जो करे। वो कह रहा है कि जब 1/4 पार्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है और 3/4 पार्ट न्यूट्रलाइज होता है तो उनके पीएच में क्या डिफरेंस है। तो मैंने कहा ठीक, जब 1/4 पार्ट न्यूट्रलाइज होगा तो बचेगा कितना एसिड का 3/4 पार्ट, और जितना एस्टिक एसिड खर्च होता है उतना ही सोडियम एसीटेट बनता है। तो यदि ये 1/4 पार्ट न्यूट्रलाइज हुआ है तो ये 1/4 पार्ट बनेगा, पीएच निकाल दिया। 3/4 पार्ट न्यूट्रलाइज हो गया तो बचा कितना 1/4, जितना ये न्यूट्रलाइज होगा उतना ये बनेगा, अब निकाल दिया। अब वो डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस निकाल लो। आपने क्या किया, डिफरेंस निकाल दिया। जब इससे इसको माइनस करोगे तो ये कट ही जाएगा। ये है लॉग 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4, और ये है लॉग 3/4 डिवाइडेड बाई 1/4। अब ये क्या हो गए, मल्टीप्लाई कि डिवाइड, डिवाइड में चले जाएंगे। तो ये कितना लिखा था, ये कट गया और ये कट गया, तो ये लिखा था 1/3 और ये लिखा था 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, है कि नहीं 1/9। एक मिनट देख लो यार, डुग 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 डुग, देख लो बच्चों, यस 1/9 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, व्हाट विड बी द डिफरेंस इन पीएच, ठीक है। अब ये पावर में चला गया तो ये आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे। अब पहला माइनस दूसरा करना है, यदि पहला माइनस दूसरा करना है तो निगेटिव साइन के साथ आएगा 2 log 3, और यदि सिर्फ डिफरेंस लेना है, मॉड वैल्यू लेनी है, तो फिर प्लस आ गया। माइनस का कोई आंसर ही नहीं है, इसका मतलब वो डिफरेंस बता रहा है कि डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस कितना है 2 log 3 का डिफरेंस आएगा, आंसर हो गया। और यदि वो पहला माइनस दूसरा पूछ रहा है तो -2 log 3 आएगा, यदि वो पहला माइनस दूसरा पूछ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 log 3 है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी तुमसे पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी तुमसे पूछा जा सकता है।
अब बच्चों ने कहा और क्या होता है सर? तो देखो, ये तो मैं बता रहा था बफर, और बफर की कितनी कंडीशन है, ये मैंने क्या बताई, बफर, और बफर की कितनी कंडीशन है, बफर की कितनी कंडीशन है। अब मैं आपको बताना जा रहा हूं कि जब एसिड और बेस मिलाते हैं तो कितनी तरह की सिचुएशन आ सकती है ना, वो मैंने अभी आपको बताया। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं, अब आपको बताता हूं बफर कैपेसिटी और बफर रेंज। अब इसको समझो क्या है। तो अगली हेडिंग है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी, तो देखो बफर कैपेसिटी क्या होती है इसको बताता हूं, ठीक है। देखिए समझिएगा बफर कैपेसिटी क्या होती है। देखो ये हमारा कोई बफर सॉल्यूशन है, ये एक बफर सॉल्यूशन है, और इसका पीएच सपोज करो x था। ये हमारा कोई बफर सॉल्यूशन है और इसका पीएच x है। आपने इसमें क्या किया, एसिड मिलाया या बेस मिलाया, ठीक है। कौन, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का C कंसंट्रेशन मिलाया है, ऐड किया हम लोगों ने। तो पीएच में कुछ ना कुछ तो चेंज आता ही है, बस वो चेंज निग्लेजिबल होता है। तो सपोज करो जो नया पीएच आया वो ये आ गया ऐसा। तो बफर कैपेसिटी क्या होता है, वो चेक करता है, ये मेजर करता है, मेजर परफॉर्मेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन। ये बफर सॉल्यूशन की परफॉर्मेंस को मेजर करता है, मतलब कितना एसिड मिलाने पर कितना कम पीएच चेंज हो रहा है। यदि पीएच बहुत कम चेंज हो रहा है इसका मतलब वो बफर सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। तो परफॉर्मेंस ऑफ बफर को चेक करता है बफर कैपेसिटी, परफॉर्मेंस ऑफ बफर को चेक करता है बफर कैपेसिटी। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कितना एसिड मिलाने पर कितना पीएच चेंज हो रहा है। इसी वजह से इसका फार्मूला लिखा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस एडेड इन बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन में आपने कितना स्ट्रॉन्ग एसिड और कितना स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। और पीएच में कितना चेंज आया, चेंज इन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, कि बफर सॉल्यूशन के पीएच में कितना चेंज आया। इसी चीज को यदि मैथमेटिकल लिखें तो ये लिखते हैं डीसी अपॉन डीपीएच, मतलब कंसंट्रेशन तुमने कितना मिलाया और पीएच में कितना चेंज आया, ये है, ये बफर कैपेसिटी है। और ये वैल्यू जितनी ज्यादा है इसका मतलब पीएच में चेंज उतना ही कम आया है, क्योंकि पीएच क्या है, नीचे है, पीएच चेंज नीचे है। इसका मतलब बेस्ट बफर, यदि कहीं पूछा जाए बेस्ट बफर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बफर कैपेसिटी के। बफर कैपेसिटी जितनी ज्यादा है इसका मतलब वो बफर उतना ही ज्यादा बेस्ट है। क्यों, इसका मतलब पीएच में चेंज उतना ही कम आया है एसिड मिलाने पर, क्योंकि वो चीज नीचे है। इसका मतलब पीएच में चेंज उतना ही कम आया है। तो बफर कैपेसिटी क्या मेजर करता है, परफॉर्मेंस ऑफ बफर को मेजर करता है, मतलब कितना अच्छा वो बफर सॉल्यूशन है। और सबसे अच्छा बफर सॉल्यूशन क्या होगा कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओ मगर पीएच में चेंज ना आए या कम से कम चेंज आए।
तो इसी वजह से ये देखो नीचे है, जितनी बड़ी ये वैल्यू है इसका मतलब नीचे की वैल्यू उतनी ही कम है, इसका मतलब बफर उतना ही अच्छा है ना, परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा है। तो बेस्ट बफर कब होता है, बेस्ट बफर कब होता है, या मैक्सिमम परफॉर्मेंस कब मिलता है किसी भी बफर का, कौन सी सिचुएशन होगी जिस सिचुएशन पर मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलता है, वो सिचुएशन ये होती है जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या बेस बराबर होते हैं। मतलब सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो 1 होता है, या फिर सॉल्ट अपॉन बेस का रेशियो 1 होता है, उस समय बेस्ट परफॉर्मेंस होता है बफर का। मतलब उस समय पीएच pKa के बराबर होता है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस बफर कब देता है, तो बफर बेस्ट परफॉर्मेंस तब देता है जब सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन या सॉल्ट और बेस का कंसंट्रेशन आपस में बराबर होता है, उस समय वो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। मतलब उस समय आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओगे तो पीएच सबसे कम चेंज होगा, तो बेस्ट परफॉर्मेंस तब मिलता है। इस पर रेयर क्वेश्चन आता है, आएगा तो तुम कर दोगे, कैसे मैं एक करके दिखाता हूं। जैसे किसी ने ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को दिया, देखिए 0.3 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl, ठीक है, एड इन ए बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन pH equal to 5 and change pH of buffer solution is 5.02 या 5.2। कैलकुलेट बफर कैपेसिटी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्त अपने को कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है क्या, बफर कैपेसिटी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऐड, तो कितना कंसंट्रेशन ऐड किया 0.3, और पीएच में कितना चेंज आया 0.2 माइनस 5, ये आ गया बफर कैपेसिटी। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कंसंट्रेशन ऐड कर रहे हो और उसकी वजह से पीएच में कितना चेंज आ रहा है, वो उसको हम लोग बफर कैपेसिटी कहते हैं, ऐसे निकाल देंगे। फिर बच्चों ने कहा सर बफर रेंज क्या होती है, अब अगली हेडिंग बफर रेंज। ये क्या है बफर रेंज, तो जरा आप इसको समझो कि बफर रेंज क्या होती है। ध्यान दीजिए कि बफर रेंज किसको कहते हैं, बफर रेंज का क्या मतलब, तो जरा समझिएगा बफर रेंज किसको। आपने कहा बेस्ट परफॉर्मेंस कब है, लोगों ने कहा ठीक। अब आप 1-2 ड्रॉप मिलाया, पीएच ना के बराबर चेंज हुआ, तो आपने कहा ये बफर सोल्यूशन है। 1-2 ड्रॉप और मिला दिया, 6-7 ड्रॉप हो गई, पीएच थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर भी आपने कहा ये बफर है। कब तक एसिड मिलाते रहोगे और उसको बफर बोलोगे, एक ना एक वैल्यू ऐसी होगी ना जिसके बाद अब आप कह दोगे कि अब यार ये बफर नहीं रहा, आपने बहुत ज्यादा एसिड डाल दिया है, अब ये बफर नहीं रहा। क्यों, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा बेस डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं जाके तो आपको बताना पड़ेगा कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक यदि पीएच चेंज हो रहा है तो बफर बोला जाएगा, और यदि एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने के बाद इससे ज्यादा पीएच चेंज हो रहा है
तो फिर हम अब उसको बफर नहीं बोल पाएंगे। तो बफर रेंज का मतलब ये है कि किस रेंज तक पीएच चेंज होगा तब तक आप उसको बफर बोलोगे, किस रेंज तक चेंज होगा। तो बात ये आती है, रेंज ऑफ बफर ये होती है pKa-1 से लेके pKa+1 तक यदि पीएच चेंज हो रहा है तो ये बफर रेंज है। pKa-1 टू pKa+1, -1 टू +1 का मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो यदि 1/10 से लेके 10 के बीच में है तो वो बफर है। यदि सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो, भाई -1 का मतलब क्या हुआ 1/10 और 1 का मतलब क्या हुआ 10, क्योंकि लॉग लिखा है ना। तो यदि सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो 1/10 से 10 के बीच में है तो बफर है। और यदि सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो या सॉल्ट अपॉन बेस का रेशियो 1/10 से छोटा है या 10 से बड़ा है तो फिर हम उसको बफर नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं कि अब वो बफर नहीं है। ठीक है ना। तो बफर रेंज क्या होती है, ये होती है ये, या ये कंसंट्रेशन के टर्म में ये, पीएच के टर्म में ये। फिर से समझो बफर रेंज का मतलब क्या है, आप एसिड और बेस मिलाते हो तो पीएच ना के बराबर चेंज होता है मगर चेंज होता है। तो लोगों ने पूछा कब तक आप उसको बफर बोलोगे, एक वैल्यू तो बता दो कि यदि 0.5 चेंज होगा तो हम बफर मानेंगे, मगर यदि 0.5 से ज्यादा चेंज हो गया एसिड या बेस मिलाने से तो बफर नहीं मानेंगे। तो एक वैल्यू बतानी पड़ेगी ना, तो उन्होंने ये वैल्यू बताई pK-1 से लेके pK+1। इसी वैल्यू को मैंने कंसंट्रेशन के टर्म में कन्वर्ट किया तो -1 का मतलब होता है 1/10 लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। आप चाहो तो कर लो, -1 इक्वल टू लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, तो सॉल्ट अपॉन एसिड इक्वल टू 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 का मतलब 1/10। तो सॉल्ट अपॉन एसिड या सॉल्ट अपॉन बेस का कंसंट्रेशन 1/10 से लेके 10 के बीच में है तो वो बफर है। इसका मतलब ये हुआ। अब मान लो नहीं है तो फिर वो क्या है। तो अब जरा देखो, बफर रेंज के बेसिस पे 3 सिचुएशन आती हैं, इन तीनों सिचुएशन को आपको पकड़ना है। देखो देखिए बच्चों, सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन हम चेक करेंगे, है ना। सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन, यदि सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन ये आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, या सॉल्ट अपॉन बेस का कंसंट्रेशन इस रेंज में आ रहा है 1/10 to 10, तो इसका मतलब वो बफर है। और बफर सॉल्यूशन है तो यदि एसिडिक बफर है तो पीएच इससे निकालोगे, और यदि बेसिक बफर है तो पीएच इससे निकालोगे। है ना भाई, एसिडिक बफर है तो पीएच का फार्मूला लगाओगे, बेसिक बफर है तो पीओएच का फार्मूला लगाओगे। अच्छा, यदि सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन 10 से ज्यादा है तो इसका मतलब आप मानोगे ये सॉल्ट है, सिर्फ सॉल्ट है। मतलब आप ये मानोगे ही नहीं कि उसमें एसिड पड़ा भी है, और आप इसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस मानोगे। आप इसको क्या मानोगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस मानोगे, और पीएच का फार्मूला ये लगाओगे, वीक एसिड और उसका सॉल्ट, वीक एसिड और उसका सॉल्ट, और ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होगा। और यदि सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन 1/10 से छोटा है, इसका मतलब आप मानोगे ये सिर्फ एसिड है, ये सिर्फ एसिड है।
क्यों? एसिड की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आप ये मानोगे ही नहीं कि इसमें सॉल्ट पड़ा भी है, और आप वीक एसिड के पीएच का फार्मूला लगा दोगे। और वीक एसिड के पीएच का फार्मूला क्या होता है? सी अल्फा या सी अंडर रूट ए, ये अंडर रूट के ए इंटू सी। तो वो क्या निकल के आता है? वो ये निकल के आता है, सॉरी ये एच आयन का फार्मूला है, ये एच आयन का फार्मूला है। तो पीएच इक्वल टू निकल के आता है 1/2 log ए pKa माइनस log C। ये देखो, और ये C किसका है? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो 3 केस पॉसिबल होते हैं, 3 केस पॉसिबल होते हैं। कब कौन सा फार्मूला लगेगा, पीएच आएगा, वो ऐसे डिसाइड होगा। तो जब भी कहीं बफर हो तो पहले बफर रेंज चेक करोगे कि साल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन का रेशियो 1/10 और 10 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है इसका मतलब वो बफर नहीं है, यदि वो नहीं कर रहा है इसका मतलब वो बफर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूं, जैसे आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि करना कैसे है। देखिए मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एसिड की वैल्यू 0.3 है, 0.1 है, और सोडियम एसिटेट की वैल्यू 0.2 है, और pKa की वैल्यू 4.5 है। अब मैंने कहा पीएच निकालो, ये कंपोजिशन है, तो आपने कहा ठीक है। अब इसी चीज को मैंने फिर कॉपी कर लिया, देखिए बस जरा सा चेंज करूंगा। अरे यार ये क्या हो गया? नहीं नहीं, अरे कॉपी करना था। देखना बच्चों, 3 क्वेश्चन और तीनों में बस जरा सा चेंज है, मैं ज्यादा चेंज नहीं कर रहा, बिल्कुल जरा सा चेंज कर रहा हूं। देखिएगा क्या चेंजेस है। ओहो, इसमें माइनस और यहां पे इसको। अब देखना बच्चों, अब तीनों क्वेश्चन के आंसर कितने अलग अलग आएंगे और कैसे निकाले जाएंगे। अब आप देख लो मैंने चेंज क्या किया है, सिर्फ डाटा और कुछ नहीं चेंज किया है। और तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जरा देखना। ये क्या है? वीक एसिड उसका सॉल्ट, इसका मतलब ये बफर है, मगर पहले रेंज चेक करनी पड़ेगी कि ये बफर रेंज में है कि नहीं। ये कंपोजिशन बफर जैसा है मगर क्या बफर है, तो आप क्या निकालोगे? सॉल्ट अपॉन एसिड का कंपोजिशन वैल्यू। सॉल्ट कितना है? 0.2, कितनी आई? 2। तो ये तो बफर रेंज में, बफर रेंज कितनी है? 1/10 से 10। तो बस आप पीएच लगा दो बफर वाला, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, वो तो निकाल ही चुके हो। तो ये कितना आ गया? 5। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ। अब इधर आओ, आपने देखा ये वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट है, तो ये बफर है। तो क्या ये बफर रेंज में भी फिट बैठ रहा है? तो आपको बफर रेंज भी चेक करनी पड़ेगी। आपने बफर रेंज चेक की, तो सॉल्ट अपॉन एसिड वैल्यू कितनी आई जरा चेक करना। यही आएगी ना? हाँ, इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो बफर रेंज में आ जाएगा ना, और बफर रेंज में आ गया तो फिर यार अगला केस कैसे बना? 1 डाल दो। तो जब 1 डाल दोगे तो देखो ये बफर रेंज के बाहर आ गया, तो ये वैल्यू आ गई ऐसे। अब ये आ गया 1/50। अब ये बफर रेंज के बफर रेंज के बाहर है,
तो ये क्या हुआ, प्योर एसिड का केस हो गया, क्योंकि सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन 1/10 से छोटा है, तो ये प्योर एसिड हो गया, प्योर वीक एसिड। तो अब आप क्या करोगे, बस वही फार्मूला लगाओगे, pH इक्वल टू 1/pK log C ऑफ एसिड। मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि सॉल्ट है ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है। एसिड का कंसंट्रेशन कितना है 1, log 1 कितना होता है 0, तो pH ये आ गया। अब इसमें निकालो, अब इसको देखो, क्या इसमें भी डाटा चेंज करना पड़ेगा अपने को, ये आएगा ना बच्चों, चेक करो, ये आएगा। एक बार चेक करके बताओ यार, पॉइंट, हाँ ये आएगा। ये तो यही वाला केस हो गया, हमें तो एक अलग केस करना है, तो अलग केस करना है तो वैल्यू को चेंज कर दो, है ना बच्चों। इसकी वैल्यू यहां रख दें 0.2 और इसकी वैल्यू यहां रख दो, अब नया केस बन जाएगा। देखो सॉल्ट कितना है 0.01, नहीं यार ऊपर की वैल्यू बढ़ानी है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू हाँ 10 से ज़्यादा लानी है, उल्टा लिख दिया दोस्त, हमें वैल्यू 10 से ज़्यादा लानी है। तो ये आया 0.01 और ये आया 0.2, तो सॉल्ट की वैल्यू 0.2 और इसकी वैल्यू 0.01, तो ये कितनी आ गई 20 आ गई। ये कितनी आ गई बच्चों 20 वैल्यू आ गई। ये देखो अब ये क्या है, ये प्योर सॉल्ट हो गया, क्यों, क्योंकि सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन 10 से ज्यादा है। अब प्योर सॉल्ट है तो किस चीज का सॉल्ट है ये किस तरह का सॉल्ट है, एसिटिक एसिड। तो आप साफ साफ देख के समझ जाओगे ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। देखो सभी बच्चों को हिदायत है कि आयनिक इक्विलिब्रियम को हल्के में मत लेना, ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर नहीं है, डाटा बेस्ड चैप्टर है। मतलब जरा सा डाटा चेंज करोगे तो तुरंत कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, जरा सा डाटा चेंज करोगे तो तुरंत कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। इस वजह से अच्छे से सिचुएशन ध्यान रखना, कब क्या मैंने पढ़ाया है। अब वैल्यू डालो, सॉल्ट का कंसंट्रेशन यार दोस्त कितना है 0.2। अब सॉल्व कर लेना, हाँ सॉल्व करना तो आपको आता ही है। तो अब वतन आपके हवाले साथियों, मतलब आगे सॉल्व कर लीजिएगा। तो यार इस तरह से क्वेश्चन को करोगे, इस तरह से क्वेश्चन, तो जरा देखो कितने तरह की पॉसिबिलिटीज होंगी जब तुम क्वेश्चन करोगे। हल्के में ना लेना पीएच बफर को, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। अब मैंने जो पढ़ाया है जरा उसको गौर से समझो, यहां से आपको अच्छे से समझना चाहिए। ये एसिडिक बफर का फार्मूला, ये बेसिक बफर का फार्मूला, डाइल्यूशन करने पर बफर सोल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता है, यहां से पकड़ना है। यदि वीक एसिड एक्सेस में है और स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग में है तो वो एसिडिक बफर, यदि वीक बेस एक्सेस में है और स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिटिंग में है तो वो बेसिक बफर। और जब ये दो वेट मिलाए जाएंगे तो दो केस आएंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है और बफर भी हो सकता है। इसी तरह ये दो मिलाए जाएंगे तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है, बफर भी हो सकता है। फिर मैंने उनके अपना क्वेश्चन करा दिए सबके, एक एक दो दो, है ना। फिर मैंने आपको एक और बात बताई, बफर कैपेसिटी क्या है, एसिड और बेस मिलाने से कितना बफर चेंज हो रहा है, फार्मूला लगा दिया। जितना कम बफर, जितना ज्यादा बफर कैपेसिटी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। फिर मैंने पढ़ाई बफर रेंज। बफर रेंज का मतलब है कि कितना पीएच चेंज होगा तब तक हम उसको बफर कहेंगे एसिड और बेस मिलाने पर, और यदि उससे ज्यादा पीएच चेंज हो गया एसिड और बेस मिलाने पर तो हम उसको बफर नहीं कहेंगे। तो रेंज बताई गई, उस रेंज में आया कि सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन
यदि 1/10 से लेकर 10 के बीच में लाई कर रहा है तो बफर बोलेंगे, और नहीं कर रहा है तो बफर नहीं बोलेंगे। तो ये हुआ, कर रहा है तो बफर बोलोगे, और जब नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोलोगे, उस कंपोजिशन को बोलोगे क्या? तो लाई कर रहा है तो बफर, बफर का फार्मूला। यदि सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन 10 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब एसिड बहुत ज्यादा है, तो प्योर एसिड की तरह उसको सॉल्व कर देंगे। और सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन 1/10 से कम आ रहा है, इसका मतलब एसिड बहुत ज्यादा है, सॉल्ट बहुत कम है। तो जब एसिड बहुत ज्यादा है तो प्योर एसिड की तरह सॉल्ट सॉल्व कर देंगे। और इस पर मैंने आपको क्वेश्चन करके भी दिखाए। अब मेरे दोस्त आपको क्या करना है? अब मेरे दोस्त आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेके आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेके आपके पास आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलो, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और डीपीपी भी करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।